हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो हेलो एल्केन और हेलो एल्केन के चैप्टर में लास्ट क्लास में अपन ने जो हेलोजन युक्त यौगिक हैं उनके रूट नाम, आयुर्वेसी नाम और उनके जो रूट और आयुर्वेसी नाम थे उनके आधार पर जो संरचना निर्माण है, किसी भी यौगिक की संरचना किस प्रकार बनाई जा सकती है, तो संरचना सूत्र का निर्माण अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप पिछली जो क्लासेज है उनको देख लें, जिससे कि चैप्टर आपके कंटिन्यूटी में आ जाए। ठीक है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। ठीक है, अगर किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक जो है हमें थोड़ा कम समझ में आया या इसकी कोई ट्रिक है। वैसे तो मैं सभी टॉपिक जो है उनकी ट्रिक आपको उसी वीडियो के साथ ही बता देता हूं मैं, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। जो भी वीडियो आपके पास आ रहे हैं सबको आप जो है शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज है ना उस वीडियो का मिलेगा, उस टॉपिक का आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक अपना होगा वो होगा CX बंध की प्रकृति। तो देखो ये जो प्रकृति शब्द है इसका मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो प्रकृति जो है ना उसका मतलब यहाँ पर है दो प्रकार की प्रकृति हो सकती है। एक तो होती है ध्रुवीय और एक होती है अध्रुवीय। कौन सी होती है? एक तो ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। सामान्य भाषा में कहें अगर इसको तो जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, आयनिक यौगिक, कौन से वाले यौगिक? आयनिक यौगिक, वो ध्रुवीय होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक है ना, सहसंयोजक यौगिक वो ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों हो सकते हैं। कौन से वाले? सहसंयोजक यौगिक तो ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों हो सकते हैं, लेकिन आयनिक यौगिक हमेशा ध्रुवीय होते हैं। इन दोनों का मतलब अपन पास यहाँ पर है नहीं, अभी अपन इन दोनों की बात कर रहे हैं, ऊपर वालों की, फिर इनमें से इनको इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो अपन ट्रिक से शुरुआत करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा बंध है ना वो ध्रुवीय होगा और कौन सा बंध अध्रुवीय होगा। जैसे मान लो मैंने ऐसे परमाणु लिख दिया A और A और एक परमाणु लिख दिया AB। आपको सीधे से देखना है कि दोनों परमाणु क्या हो गए, ये समान। इसका मतलब ये जो बंध है ना बंध, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी तरफ नहीं जाएंगे। तो अगर दोनों परमाणु, एक बंध के दोनों तरफ के परमाणु क्या हो, समान, और समान हो तो बंध जो है वो अध्रुवीय होता है, जिसको अपन बोल सकते हैं शुद्ध सहसंयोजक। क्या बोल सकते हो आप? शुद्ध सहसंयोजक। ठीक है, लेकिन अगर बंध के दोनों परमाणु अलग अलग हो, क्या हो? अलग अलग, तो बंध जो है वो कैसा होता है? ध्रुवीय होता है। ठीक है, कैसा होता है? ध्रुवीय होता है। इसका मतलब इसकी जगह पे जो शुद्ध है ना, शुद्ध, उसकी जगह पे शुद्ध नहीं आ सकता क्योंकि इसमें ध्रुवीय गुण आ गए। तो इसका मतलब हो गया एक तरफ विशुद्ध सहसंयोजक या फिर इसको इस तरीके से बोल सकते हो आप ध्रुवीय सहसंयोजक। क्या बोल सकते हो? ध्रुवीय सहसंयोजक। ठीक है, तो देखो दोबारा समझो एक बार, जो ट्रिक है वो क्या है? ट्रिक ये है कि अगर दोनों परमाणु एक बंध से जुड़े या सहसंयोजक बंध से जुड़े, दोनों परमाणु समान हो तो साझे का इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी तरफ नहीं जाएंगे, और किसी भी तरफ नहीं जाने की वजह से बंध जो है वो कैसा होगा? अध्रुवीय होगा, और उस बंध को बोल सकते हैं शुद्ध सहसंयोजक। मतलब इसमें आयनिक गुण 0% होंगे या फिर ध्रुवीय गुण जो है वो 0% होंगे। इस यौगिक में देखें अगर इसमें, तो इसमें बंध तो कौन सा है? सहसंयोजक। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी बंध बना दिया जाए ना, इसका मतलब बंध कौन सा है? सहसंयोजक। ठीक है, आयनिक बंध को तो कभी बनाते ही नहीं है, और उपसहसंयोजक बंध जो होता है उसको तीर से बनाते हैं। तो कहीं पे भी आपको ऐसे बंध बना हुआ दिख जाए ना, इसका मतलब वो सहसंयोजक बंध ही है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सहसंयोजक शब्द लिखा है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि बंध के दोनों परमाणु क्या हो? अलग अलग हो, तो बंध में कैसे जाता है? ध्रुवीय गुण आ जाते हैं, और ध्रुवीय गुण आने के कारण वो जो सहसंयोजक यौगिक था वो कैसा हो जाता है? ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक हो जाता है। अब आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों में से कौन सी ट्रिक जो है वो यहाँ पर लागू होगी। ठीक है, तो जो सेकंड नंबर की जो ट्रिक है वो आपके पास यहाँ पे लागू होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि CX बंध की प्रकृति कैसी होती है, तो उसका जो आंसर आप दोगे ना वो क्या दोगे? ध्रुवीय सहसंयोजक। कैसी प्रकृति होगी? ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति होगी। किसकी? CX बंध की। ठीक है, तो CX बंध है ना उसकी ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति होती है। समझ में आ गई बात? उसके बाद में देखो इस जो CX बंध है उसको किस तरीके से लिख सकते हो आप? तो CX बंध है उसमें कार्बन की संयोजकता 4
हेलोजन की सजगता 1, तो इसकी 1 पूरी हो गई, इसकी 4 पूरी हो गई है। इसमें हेलोजन की विद्युत ऋणता CH बंध में हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण, लिख सकते हो आप CH बंध में हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, एक बंध बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हेलोजन परमाणु की तरफ खिसक जाता है। हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किस तरफ चल जाएगा, हेलोजन की तरफ खिसक जाता है, जिससे हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश, जो हेलोजन होता है हेलोजन, उसके ऊपर क्या जाता है आंशिक, हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश, कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। क्या आ जाता है, आंशिक धनावेश आ जाता है। तो देखो यहाँ पर चार्ज आ गया, चार्ज आने का मतलब क्या हुआ, आयन, और आयन आने की वजह से कैसा हुआ, ये ध्रुवीय, इसीलिए कहा था कि ये ध्रुवीय होता है। तो अगर आपको ऐसे पूछे ना कि जो CH बंध है उसकी ध्रुवीय संरचना बनाओ, ध्रुवीय संरचना, तो आपको ये बना के आनी है। CH बंध की ध्रुवीय संरचना पूछेंगे तो ये वाली संरचना जो आपको बनानी है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद में अगर केवल संरचना के लिए बोलेंगे तो संरचना ये वाली होगी। इसको इसी तरीके से क्यों लिखा, उसका कारण जो है ना वो है कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका संकरण कौन सा होता है, sp3 संकरण होता है, 4 बंध बने हुए हैं यहाँ पर, इसकी वजह से इसकी आकृति कैसी होगी, चतुष्फलकीय है। कैसी आकृति होगी इसकी, चतुष्फलकीय आकृति होगी, समझ गए, यहां तक आएंगे। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है, ये मैंने बता दिया आपको कि बंध में जो ध्रुवणता है ना वो आ जाती है। कभी कभी परिभाषा पूछते हैं कि बंध की ध्रुवणता किसे कहते हैं, बंध की ध्रुवणता किसे कहते हैं। तो बंध की ध्रुवणता किसे कह रहे हैं, तो ये जो क्रिया हो रही है ना जिससे हेलोजन पर ऋणावेश आ रहा है और कार्बन पर धनावेश आ रहा है। देखो ये पूर्ण रूप से आवेश नहीं आ सकता, डेल बोलते हैं इसको, डेल, और डेल का हिंदी में मतलब होता है आंशिक, कम। अगर ये बंध टूट जाता है ना, पूरा बंध टूटता है तो इसके ऊपर प्लस आता है, इसके ऊपर माइनस आता है, कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट नहीं आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन किस तरफ रहे उसको प्रदर्शित यहाँ पर किया जा रहा है। तो बंध की ध्रुवणता किसे कहेंगे, किसी भी संयोजक यौगिक है ना उसमें इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो आवेश आता है, आवेश दोनों परमाणुओं पर आवेश का उत्पन्न होना बंध की ध्रुवणता कहलाती है, ठीक है। किसी संयोजक बंध में या संयोजक यौगिक में संयोजक बंध से जुड़े परमाणुओं पर साझे के इलेक्ट्रॉनों के खिसकने से उत्पन्न आवेश या आवेश उत्पन्न होने की जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं बंध की ध्रुवणता। ये इसकी ध्रुवीय संरचना हो गई। उसके बाद में एल्किल हैलाइड है ना, उनको 4 भागों में बांटा गया था, RF, RCl, RBr और RI, ठीक है। अब मैं एक सेकंड ट्रिक बता रहा हूं आपको, उस सेकंड ट्रिक को देखकर ये पता लगाएंगे कि सबसे ज्यादा ध्रुवीय है वो कौन सा होगा इनमें से। तो ट्रिक आज की सेकंड जो ट्रिक है वो है कि अगर आपसे से पूछा जाए कि कौन सा बंध है वो ज्यादा ध्रुवीय है, कौन सा बंध ज्यादा ध्रुवीय है, तो उस स्थिति में जो है ना आप क्या करेंगे, उस स्थिति में आपको देखना है En का मतलब होता है विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता का अंतर। क्या देखना है, विद्युत ऋणता का अंतर। आ रही बात समझ में। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से या कोई भी दिया हुआ हो उनमें से अगर पूछा जाए कि ज्यादा ध्रुवीय कौन सा है, तो आपको देखना है कि बंध है ना, बंध उसके जो परमाणु है उनके बीच में विद्युत ऋणता का अंतर किसमें ज्यादा है। इसको हिंदी में लिखोगे आप तो ऐसे कह सकते हो, किसी बंध की ध्रुवणता उतनी अधिक होती है या किसी बंध की ध्रुवणता दोनों परमाणुओं के मध्य उपस्थित विद्युत ऋणताओं के अंतर या दोनों परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणताओं के अंतर पर निर्भर करती है। किसी बंध की ध्रुवणता संयोजक बंध से जुड़े दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करती है। मतलब विद्युत ऋणता का अंतर जितना अधिक होगा बंध की ध्रुवणता उतनी ही अधिक होगी, बंध की ध्रुवणता उतनी ही अधिक होगी। तो जैसे इसको देखोगे आप तो देखो R का मतलब है कार्बन, सब में यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन और फ्लोरीन में से अगर अंतर देखा जाए तो देखो वैसे तो आपको विद्युत ऋणता यहाँ पर याद नहीं रखनी है, लेकिन फिर भी आप अगर याद रखो तो भी आंसर वही आएगा, नहीं याद रखोगे तो भी वही आंसर आएगा। आपको पता है कि F की विद्युत ऋणता कोई आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी और कम है, इसकी और भी कम है।
जैसे विद्युत ऋणताओं के लिए बोलेंगे तो इसकी 4 होती है, इसकी होती है 3.5, इसकी होती है सॉरी 3.5 नहीं 3, इसकी होती है 2.8 और इसकी होती है 2.5। और कार्बन की विद्युत ऋणता सब जगह पे 2.5 होती है। तो यहाँ पे आपको दिखिए कि अंतर कितना आएगा 0, यहाँ पर 2.5 है तो 0.3 आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपको विद्युत ऋणता याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आंसर आ गया था कि जहां पर विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वहीं पे अंतर ज्यादा होगा। तो अगर आपसे पूछ रहे कि एल्किल हैलाइडों में सबसे ज्यादा ध्रुवीय जो है वो कौन होगा, एल्किल हैलाइडों में सबसे ज्यादा ध्रुवीय कौन होगा, तो एल्किल फ्लोराइड बाकी अन्य एल्किल हैलाइडों से अधिक ध्रुवीय होते हैं। देखो ये जो मान है ना वो आपको याद भी नहीं होते ना, तो आप क्या करते हैं भाई, इसमें सी की विद्युत ऋणता सब में समान है, सी की तो सब में समान है, एफ सी एल बी आर और आई में से देखना था, तो एफ की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, इसका मतलब ज्यादा है तो उसमें अंतर भी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन पता लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप कमेंट करके जो है वो इसका जवाब देंगे। आगे आने वाले चैप्टर्स में अपन एक पढ़ेंगे NH, एक तो होता है NH और एक होता है OH। NH तो बन पाया जाएगा एमिनो में, NH2 प्राथमिक एमीन जो होगी, द्वितीयक एमीन होगी, उनमें पाया जाएगा। और ऐसे OH जो है ना वो होगा एल्कोहल। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से ज्यादा ध्रुवीय कौन सा होगा। इस ट्रिक का यूज करते हुए इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि एमीन और एल्कोहल में से ज्यादा ध्रुवीय कौन होते हैं। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी तो इसका आंसर आप बिल्कुल सही देंगे, और अगर नहीं समझ में आई है तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक करी है। एक बार वीडियो को दोबारा आप देखें जिससे कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने देखा कि जो CX बंद होता है उसकी प्रकृति किस प्रकार हो सकती है। अब मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, प्री प्लान आप करके रखिए। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना उसकी जो रीड या डी होती है उसकी अपन स्टार्टिंग करेंगे, और वो क्या होती है, वो होती है रिएक्शंस। अब कई इंसान जो होते हैं, कई स्टूडेंट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि सर हमें तो रिएक्शन से डर लगता है, रिएक्शन हमें याद ही नहीं होती है। तो देखो आप अगर किसी चीज से डरोगे तब तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होनी है वो चीज। मैं आपको यहाँ पर देखो, जैसे मैंने ये टॉपिक बताया, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप के लिए ज्यादा बोल रहा हूँ। मैंने आपको हर चीज है ना यहाँ पे ट्रिक बताई है कि इसकी ट्रिक ये होती है, इसकी ट्रिक ये होती है। थ्योरेटिकली भी आप बोर्ड के अंदर जो है वो इनको सोल्व करके आ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का जो मतलब ये है कि आप जो है पहले से डर के नहीं रहे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन हम याद नहीं करेंगे। अगर रिएक्शन याद नहीं करें तो काम चल जाएगा क्या? तो देखो काम तो सबका चल जाता है, कुछ नंबर कम आ जाएंगे और क्या होगा, लेकिन उस सब्जेक्ट का नॉलेज जो है ना आपको पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन जो रिएक्शंस होगी उनकी शुरुआत करेंगे। उसमें से कुछ रिएक्शन जो है वो 11th क्लास की होंगी और कुछ रिएक्शन जो है वो 12th क्लास की होंगी। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। और अगर आपको वीडियो ढूंढने में कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके 12th क्लास है और 11th क्लास है, 10th क्लास है, ऐसे अलग अलग फोल्डर बन रखे हैं BSc के ऐसे, तो उनमें जिस भी क्लास के अंदर आप हैं उस क्लास के लिए, बाकी किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो आप उसकी भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग चैनल।